नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के काम करने का ढंग ठीक नहीं है, वो कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा है और उसे आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। जस्टिस मदन बी लोकुर का ये जो बयान आया है वो इस बात को रेखांकित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो निराधार नहीं है, उसका पुख्ता आधार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को लेकर न्यायिक बिरादरी के लोग, न्यायिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके फैसलों पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसके कामकाज के करने के ढंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में आ गया सुप्रीम कोर्ट, सरकार के दबाव में वो काम कर रहा है और उसके फैसले न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी हाल में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज करने का तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो सरकार के सामने आत्मसमर्पण उसने कर दिया हो। तो ये जो नया प्रसंग आया है सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर, जो सवाल नए सिरे से खड़े होने शुरू हुए हैं, वो दरअसल पिछले हफ्ते ही फिर से हुए हैं, क्योंकि अर्णब गोस्वामी के मसले को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में लिया, सुना और फिर उसके बाद अपना फैसला भी दे दिया अर्णब गोस्वामी को राहत देते हुए, उससे बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। प्रशांत भूषण की टिप्पणी भी उसी के संदर्भ में थी और भी बहुत सारे जो जजेस हैं उन्होंने टिप्पणियां की हैं, न्यायविद हैं उन्होंने लिखा है, और जो भी न्याय व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनके भी ख्यालों को आप इसी दायरे में देख सकते हैं। जस्टिस बी लोकुर का भी कहना है कि अर्णब गोस्वामी का मसला अति आवश्यक की श्रेणी में किसी भी तरह से आता नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ केवल FIR हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई किसी भी स्टेट ने की नहीं थी कि इतना अर्जेंट मानकर सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को तुरंत सुनवाई करता और उनको राहत देता। जबकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्जेंट विषय उसके सामने दूसरे थे और उनमें सबसे अर्जेंट था प्रवासी मजदूरों की वापसी से जुड़ा मसला, उनकी समस्याओं से जुड़ा मसला, जिसको उसने 3 हफ्ते तक के लिए टाल दिया था, ये कहते हुए कि लॉकडाउन के पीरियड में वो केवल अति आवश्यक मसलों की ही सुनवाई करेगा। तो इसने बहुत सारे जो न्यायविद हैं उनके कान खड़े कर दिए, जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनको भी चौंकन्ना कर दिया कि आखिरकार ये प्रियॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से क्यों आगे पीछे हो रही हैं और इसमें क्या मतलब हो सकता है। तो यहीं से सवाल उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पर, सरकार के इशारों के हिसाब से काम कर रहा है। और जाहिर है कि जस्टिस लोकुर ने जब ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ASA बोबडे, उनका ये कहना है कि एक ख़ास समय में कुछ जीवन के अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो उनका कहना ये बिल्कुल सही नहीं है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भी जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा तो इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हुआ था जो इंदिरा गांधी ने सन 75 में लगाई थी। तो अभी ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि आप उसको दरकिनार करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो उन्होंने, लोकुर साहब ने खड़े किए हैं और वो जाकर मिलते हैं, जुड़ते हैं पिछले 3-4 साल में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बार बार सवाल खड़े होते रहते हैं उनसे। आपको याद होगा कि 4 जो बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जस्टिस लोकुर भी उसका हिस्सा थे, कहा था कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा और उन पर ये उंगलियां सीधे उठी थी, क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जो रोस्टर बनाते हैं, जो सुनवाई के लिए जजों के नाम तय करते हैं, उनके नाम भी इस तरह से तय किए जाते हैं कि
जिस तरह की जो मुकदमों की सुनवाई हो और फैसले हों वो सरकार के खिलाफ न जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लगातार उठ रही हैं और फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। दीपक मिश्रा के जाने के बाद रंजन गोगोई आए, बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि उन 4 जजों में से एक वो भी थे, लेकिन उनका भी रवैया धीरे धीरे बदल गया और फिर वो एकदम से ऐसे फैसले उन्होंने सुनाए जो बार बार लोगों को लगा कि ये तो सरकार के पक्ष में जा रहे हैं, सारे फैसले सरकार के हिसाब से फैसले हो रहे हैं और कहीं रंजन गोगोई दबाव में तो फैसले नहीं कर रहे हैं। और जब उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसे फैसले किए जो कि बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफ से मिलाकर सब सरकार के हिसाब से थे, तो फिर ये लोगों को कंफर्म हो गया। और फिर जब रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार की मदद से राज्यसभा सदस्यता भी हासिल कर ली, तब तो ये खुलकर बात सामने आ गई। और जो एक इस 4 जजों में से एक और जज थे कुरियन जोसेफ साहब, उन्होंने रंजन गोगोई की खासी लानत मलामत की थी, उन्हें गलत बताया था उनके इस निर्णय को राज्यसभा में जाने को, बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। तो ये स्थितियां बन रही हैं लगातार और कई ऐसे फैसले हैं जो जिनको लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जैसे राफेल विवाद में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, फिर अयोध्या मसले पर पूरा एक पक्षीय निर्णय किया रंजन गोगोई ने। वो मतलब जो जस्टिस गांगुली हैं या दूसरे जज हैं, उन्होंने भी कहा ये तो न्याय का कोई मसला ही नहीं था, इसमें न्याय के सिद्धांतों का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया और एक तरफ से पूरा जो भूमि थी अयोध्या की विवादित भूमि वो एक पक्ष को दे दी गई। तो ये एक पक्षी फैसला उसने किया था। फिर सबरीमला में जो कम उम्र की महिलाओं को जाने की इजाज़त देने का मामला है, उसमें उसने अपने फैसले में टाल मटोल की और कुछ ऐसा फैसला दिया जो कि प्रोग्रेसिव नहीं कहा जा सकता। आधार कार्ड के ज़रिए निजी जानकारियां देना और डाटा की चोरी के मसले पर भी वो उसका फैसला साफ सुथरा नहीं कहा जा सकता था। फिर धारा 370 को हटाए जाने के मसले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर कितनी ही याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे टाले जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर में लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जो मीडिया की आज़ादी पर हमला हुआ, जिस तरह के दमनकारी उपाय वहाँ की प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने किए, उनको लेकर याचिकाएं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आँख और कान बंद कर लिए थे। तो वो भी एक ऐसा मसला है जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं किसी दबाव में काम कर रहा है। इस तरह के निष्कर्ष इस आधार पर निकाले जाते हैं। भीमा कोरेगांव की हिंसा में निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों को फंसाकर जेल में रखा जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मामले में सुनवाई को लगातार टाला जा रहा है, CAA के मामले में, जबकि पूरे देश भर में आंदोलन हुए हैं, दमन हुआ है, अत्याचार हुआ है, सरकारों की तरफ से मारे गए हैं, लोगों को जेलों में ठूंसा गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कई आरक्षण को लेकर ऐसे फैसले आए हैं जिनसे लगता है कि कमज़ोर तबकों और अल्पसंख्यकों को इससे नुकसान होगा। तो ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का अभी 3 साल 4 साल का कार्यकाल अगर देखें, उसके फैसले देखें, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई सड़क चलते लोग नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि न्यायिक बिरादरी के लोग कर रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय लोग कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, न्यायविद कर रहे हैं। और इससे सुप्रीम कोर्ट की साख जो है लगातार जो जिस तरह से उसने फैसले दिए हैं, जिस तरह का उसका काम करने का ढंग रहा है, साख नीचे आई है। और धीरे धीरे आम धारणा ये बनती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगा सरकार के हिसाब से ही, वो आम जनता या जो ऐसी याचिकाएं जो सरकार के खिलाफ जाती हों, सरकार को कहीं से कटघरे में खड़ी करती हों, सरकार को किसी चीज़ के लिए बाध्य करती हों, उन पर वैसे फैसले नहीं आएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक ऐसी धारणा बन गई है जो कि बहुत ही निगेटिव है, नकारात्मक है। और ये किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि न्याय व्यवस्था में विश्वास बने रहना किसी भी व्यवस्था की सफलता की, उसके चलते रहने की गारंटी होती है। ये आखिरी
दरवाज़ा होता है जहाँ खटखटाकर आदमी न्याय पाता है, और अगर वही दरवाज़ा बंद मिले या ऐसा लगे कि इस दरवाजे से उसे में सुनवाई नहीं होगी, तो फिर वो दूसरे रास्तों की तरफ जाता है जिसमें हिंसा होती है, अराजकता होती है, गैर कानूनी तौर तरीके अपनाने की तरफ लोग जाते हैं। तो वो नौबत आने लगती है। तो ये भी महसूस किया जा रहा है कि ऐसे समय में जब राजनीति में, सरकार में इस तरह की फासीवादी और निरंकुश शक्तियां हावी होती जा रही हैं कि उनको बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या न्याय व्यवस्था जो है वो ढंग से काम करे, तभी संभाला जा सकता है। अदरवाइज़ होगा कि हम कुछ ही समय में फिर डिक्टेटरशिप के अधीन होंगे। और अभी वैसे भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे देश में एक निरंकुश शासन व्यवस्था कायम होती जा रही है, और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि उसको बैलेंस करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट उस तरह से खड़ा नहीं है जिस तरह से उससे उम्मीद की जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि घंटी बज गई है, खतरे की घंटी है, और जो जस्टिस लोकुर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो आम नागरिक होने के नाते सभी की गुजारिश यही होगी कि लोकुर साहब की बात को सुप्रीम कोर्ट सुने, आत्मनिरीक्षण करे और अपने कामकाज के ढंग में बदलाव लाए। इस तरह से जो एक पक्षी फैसले आ रहे हैं, अगर इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, लग रहे हैं, तो उन पर कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, कैसे ये विवादास्पद मसलों पर सुनवाई तेज की जा सकती है और उनको न्याय की कसौटियों पर कसते हुए उन पर फैसले दिए जा सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है। और ये आज के समय की मांग है। अगर वो इस समय की मांग को नहीं समझता है, अपने दायित्वों के निर्वहन में चूक जाता है, तो इतिहास में ये सारी चीज़ें दर्ज होंगी, ये उसे पता होना चाहिए, और उसके जो नतीजे पूरा देश भुगतेगा उसके लिए भी वो जिम्मेदार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस लोकुर ने एक खतरे की घंटी बजाई है, और बहुत सारे और लोगों ने भी ये घंटी बजाई है, सबको सतर्क किया है, सावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार सावधान किया जा रहा है। अब वो इस घंटी को सुनता है कि नहीं सुनता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मित्रों, ये था अपनी न्याय व्यवस्था का हालचाल और सुप्रीम कोर्ट के काम करने के ढंग पर जो स्थितियां बन रही, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।